तो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में उसका हीटिंग इफेक्ट पढ़ा और साथ में ये भी हम लोगों ने किया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मेनली यूज होगा उसके प्रॉपर्टीज़ में। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को कवर करेंगे और उसके थोड़े बहुत प्रिपरेशन के जितने भी मेथड आपको सारे आते हैं और फिर उसके प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ भी उसकी जितनी सारी आपको आती है। मतलब इस चैप्टर में जो रिएक्शन आप करने वाले हो उसमें 80% या 90% मान लो आपको आता है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा चैप्टर है, तो हम लोग 2 लेक्चर में इसको ट्राई करेंगे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पे आएंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर सबके प्रॉपर्टीज़ और फिर आगे मतलब लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी भी चलो थोड़ा बहुत लिख लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे होता क्या है कि जैसे मान लो कि एनसीईआरटी की बुक या फिर कोई बुक में इसमें क्या होता है, इसके एसिडिटी पे भी काफ़ी डिटेल में दिया रहता है। पर जैसे मान लो एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में क्या है कि एसिडिटी और बेसिसिटी पे कोई अलग से चैप्टर नहीं होता है। वहाँ पे उसमें क्या होता है कि एसिडिटी जो है मान लो एल्कोहल और फिनॉल की एसिडिटी एल्कोहल फिनॉल चैप्टर में दिया रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड में दिया होता है। पर हम लोगों ने ऑलरेडी एसिडिटी और बेसिसिटी पे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जियोसिम किया हुआ, तो हम लोगों को वो सब करने की जरूरत ही नहीं। प्रिपरेशन की भी जो मेथड हमें ऑलरेडी पता है, इसलिए हम लोगों के लिए चैप्टर ऑलरेडी हमको आता ही है। जैसे कि बेसिसिटी के बारे में बात की जाए तो एनसीईआरटी जैसे बुक में बेसिसिटी क्या होता है, जब अगला चैप्टर हमारा अमाइंस आएगा जो नाइट्रोजन वाला होगा उसमें दिया रहता है। पर हम लोगों ने बेसिसिटी तो ऑलरेडी पहले किया हो तो उसमें भी फिर बेसिसिटी भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मान लो अभी आपको मैंने जीओसी में अगर एसिडिटी और बेसिसिटी नहीं पढ़ाई होती तो मैं इसको चैप्टर को हो सकता मुझे करने में 6-7 लेक्चर लगते, पर ऑलरेडी एसिडिटी और बेसिसिटी पढ़ा रखा है तो ज़्यादा फिर कुछ बचता नहीं चैप्टर में। रिएक्शंस ऑलरेडी आपको पता है, एसिडिटी बेसिसिटी आपको सब कुछ पता है, इसलिए ज़्यादा हम लोगों को इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा। बस वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाबा करते रहेंगे, आगे प्रॉपर्टीज और बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। तो मतलब कि बहुत सिंपल और घिसा पेटा चैप्टर, आपको हर चीज़ इसमें पता है। ठीक है, तो अब नीचे लिखते हैं, नीचे लिखो आप लोग पहला हेडिंग लिखो, तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे फिर उसके जो भी कुछ डेरिवेटिव उनके बारे में। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के हम लोग प्रिपरेशन के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट लिखो फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल से करते फ्रॉम एल्कोहल। तो अब देखो आप लोगों को पता ही एक्चुअल में, जैसे अगर आपके पास कोई अगर प्राइमरी एल्कोहल हो, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे एसिड बनता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, एक्चुअल में एसिड बनता है। क्या क्या ले सकते हैं इसमें, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो एसिड बनेगा। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हैं, KMnO4 एसिडिक मीडियम में। ठीक है, वैसे बेसिक मीडियम में भी वो कर देता है क्योंकि अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड मतलब बहुत इजीली मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो नॉर्मली वो हो जाता है। मतलब ये रिएक्शन बीच में रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, फिर डिफिकल्ट है। ठीक है, नॉर्मली वो हो ही जाता है, रुकता नहीं बीच में। तो KMnO4 का आप एसिडिक मीडियम लो या फिर बेटर होगा आप हॉट KMnO4 ले लो इन बेसिक मीडियम। ठीक है, मैं ये चीज़ बता देता हूँ, अगर KMnO4 लिया है और हॉट भी नहीं दिया है तब भी एसिड मतलब अल्कोहल से एसिड ही बनाना है। मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड में रोक पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, जब तक आपको वो मैंने 2-3 रिएजेंट जो लिखवाए वो नहीं दिया है तो नहीं बनाना है। कौन कौन से, PCC पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट या फिर CrO3 कॉलेंस रिएजेंट या फिर जोन्स रिएजेंट H2CrO4 जिसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड। इसके अलावा कुछ भी अगर मतलब इसके अलावा कुछ भी दिया है तो आप उसको एसिड पे ही मतलब बना के आप जाओगे। मतलब देखो होता क्या है कि जो एल्डिहाइड है उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एल्डिहाइड को तो गिरे से गिरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो उसके सामने तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब जो सड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत ही कमज़ोर है, जैसे कि वही फेलिंग्स रिएजेंट।
या टॉलरेंस रिएजेंट वो तक ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब सोचो वो ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, तो ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो कर ही देगा। तो अगर आपको KMnO4 अगर बेसिक मीडियम में भी दिया है तब भी आप एसिड ही बनाओगे। इस रिएक्शन को एल्डिहाइड पर रोक पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, वो स्पेशल रिएजेंट स्पेशली PCC नहीं दिया है तो आप नहीं कराओगे, तो आप यहीं पे बना के जाके रुकोगे, ठीक है। या फिर जैसे K2Cr2O7, ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन पता ही है, और मैं आपको पहले से बोला कि इसके प्रिपरेशन की जितने भी मेथड है सबके सब आपको पता है, ठीक है। पर वही कि चैप्टर है भाई, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है, चीज़ों को जितनी बार आप पढ़ोगे, जितना आपको सामने से गुजरेगा उतना आपको अच्छे से याद होगा, उतना आपके लिए एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब सेकंड करता है, फ्रॉम एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड तो भाई तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका ऐसा भी लिख के आ सकता है कभी ओ, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे मुझे कुछ याद मतलब ऐसे आया मन, कई बार ऐसा ओ लिखा रहता, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, कभी ये लिखा इसका मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन देना है, दैट बस इसका ही मतलब है। तो क्या बनता है COOH, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये बनता है आपके पास। तो इसमें देखो क्या क्या रिएजेंट ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, तो हम लोग इसमें KMnO4, एक्चुअली में KMnO4 ले लिया तो इसके औकात के बाहर है, वो तो हो ही जाएगा, ये तो मतलब आराम से कर देगा। तो KMnO4 ले लो, कैसा भी ले लो, एसिडिक मीडियम में ले लो, बेसिक मीडियम ले लो, सब हो जाएगा। देखो K2Cr2O7 ये ध्यान रखना सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो बेसिक मीडियम में न्यूट्रल में तो काम ही नहीं करता। इवन इसमें नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड भी आपको मैंने कई बार बताया एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कई बार नाइट्रिक एसिड का होता है यूज़, ठीक है। जैसे ग्लूकोज के केस में, जैसे ग्लूकोज भी तो हम लोग नाइट्रिक एसिड का स्पेशली यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज, तो नाइट्रिक एसिड भी एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका यूज़ भी कर सकते हैं, इसमें किया जाता है एक्चुअल में। और इसमें क्या हो सकता है, टॉलेंस रिएजेंट, और क्या हो सकता है, फेलिंग्स रिएजेंट, अरे ये सब में भी भाई यही बनना था ना, ये टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, क्या था, बेनेडिक्ट टेस्ट, तो कोई भी ले लो, कोई भी घिसा पीटा कैसा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, बना देगा, कोई भी एल्डिहाइड से आपका एसिड तो बना ही देगा ये, ठीक है। इसमें एक्चुअल में एक काम करते हैं, एक कीटोन से भी करते हैं, ठीक है। कीटोन वाला एक्चुअल में ऑक्सीडेशन तो मैंने एल्डिहाइड कीटोन में बताया ही नहीं, कीटोन के केस में क्या होता है, ठीक है। कीटोन का बढ़ते ऑक्सीडेशन, ये आप लोगों के लिए नया होगा। तो मान लो आपके पास एक कीटोन है और आपको बोला है ऑक्सीडेशन, तो नहीं करवाना है, तो फिर आप बोलोगे सर बोल क्यों रहा है जब करवाना ही नहीं। हाँ, तो केमिस्ट्री में क्या है, अगर आपने कसम खाया है कि भाई रिएक्शन करवाना है तो रिएक्शन होगा, इसकी क्या औकात, रिएक्शन होगा, कसम खाया है तब हो जाएगा। तो चलो पावर इसका बढ़ाते हैं, तो अगर आपने कीटोन को KMnO4 एसिडिक मीडियम और हाई टेम्परेचर 300, 400, 500 डिग्री, जिसको बोलते हैं हम लोग विग्रस कंडीशन, मतलब कि हाई टेम्परेचर 400-500 डिग्री पे ले गए और हाई प्रेशर पे, मतलब कि आपको ऐसा देती है, अगर हाई टेम्परेचर मतलब अगर आपको KMnO4 एसिडिक मीडियम और हाई टेम्परेचर लिख के आ गया, मतलब गर्म भी है एसिडिक भी, तब तो भाई करवाना ही करवाना है। तब क्या होगा, तो इसमें नीचे लिखो, इन दिस केस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ब्रोकन एंड कीटोन अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो यहां पे भी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
दोनों साइड का टूटेगा। तो मैं करवा के दिखाता हूँ क्या होगा। देखो अगर जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मतलब आपके पास है KMnO4 H प्लस, और टेम्परेचर 400-500, मैं टेम्परेचर नहीं लिखना चाह रहा, 400-500 लिख लो, या फिर हाई टेम्परेचर, मतलब साथ में हीट बन के आ गया, तब तो भाई करवाना है। इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो। अगर आप इसको तोड़ोगे, इसका ऑक्सीडेशन देखो, एक बार रिएक्शन चालू हो गया, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एक बार चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पोलर है तो वहीं से, मतलब ये चार्ज, तो ये दोनों बॉन्ड पोलर होंगे, यही टूटेंगे। तो ऑक्सीडेशन में सब C की जगह OH, इसका स्टार्ट होगा तो पहले बनेगा वही CH3 और फिर OH, और इधर वाले से मतलब यहाँ पे OH, मतलब ऑक्सीडेशन में दोनों साइड OH पकड़ा देना, ठीक है। तो ये क्या बनेगा CH3 CH2 और आपके पास CH2 OH, ठीक है। ये इधर वाले से होगा, ऑक्सीडेशन में यही करना होता है एक्चुअल में। और देखो दूसरा, अगर आप इधर वाले को तोड़ो, नॉर्मली चेन क्या होता है, नॉर्मली आपका जो लॉन्गेस्ट चेन होता है वो टूटता है, मतलब नॉर्मली जो बड़ा चेन होता है वो टूटता है। वैसे मेजर माइनर में मेजर आपको अगर करना है तो जो बड़ा चेन हो उधर से तोड़ना है, ठीक है। तो इसमें नीचे से लिखो मेजर, मतलब ये लॉन्ग चेन लिखो, लॉन्ग चेन इज प्रिफर टू ब्रेक, सो मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन लॉन्ग चेन इज ब्रोकन, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट तब बनता है जब नॉर्मली लॉन्ग चेन ब्रेक होता है। वैसे आप इसमें सब बना के देखो, वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऐसे केस में आपको सारा ऑप्शन आएगा। ये वाले को तोड़ोगे तो इधर से क्या बनेगा CH3 COOH, मतलब ऑक्सीडेशन, और इधर से भी करोगे तो इधर से बनेगा क्या CH3 CH2 OH, ठीक है। पर आपने भाई इतना पावरफुल कंडीशन ले लिया है, और आप खुद सोचो कि क्या ये अल्कोहल बन के रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। तो अब फिर इसके बाद तो ऑक्सीडेशन का लाइन लग जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो इससे पहले बनेगा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड से तो तुरंत बन जाता है CO2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एमंग ऑल दी एसिड्स एक ही एसिड जो है जो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है वो है फॉर्मिक एसिड। तो और इवन ये तो मैंने वहाँ पे भी बताया था ओजोलिसिस में भी कि फॉर्मिक एसिड है CO2, तो इससे बनेगा CO2, उससे बनेगा CH3 CH2 COOH, और ये दोनों से क्या बनेगा CH3 COOH। वैसे यही मेजर होगा, तो इसमें ये आंसर ही है, ठीक है। तो एक बार अगर चालू हो गया कीटोन का तो फिर ऐसा ही होगा, और फिर सबको आपको ऑक्सीडाइज करके सबको आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, और अगर फॉर्मिक एसिड बन गया तब तो CO2 में भी चला जाएगा रिएक्शन, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना, जो लॉन्ग चेन होगा उसी के साइड से करना होता है। एक मैं ऐसे कर देता हूँ, तो इससे क्या बनेगा, एक दो तीन चार एडिपिक एसिड, और क्योंकि हीट का सिंबल है तो फिर से कीटोन बन सकता है। अगर हीट कर दिया तो ऐसा हो, अरे एडिपिक इसके आगे तो बता रखा ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर हीट करने पे ये बन जाता है। ये तो कल ही लास्ट लेक्चर पे बताया था। इसमें इधर से भी हो सकता है, इधर से भी। अगर इधर से किया मतलब तो देखो क्या होगा, फाइनली ऑक्सीडाइज होके CH3 COOH, वैसे ये माइनर होगा, फिर COOH CH CH3 CH2 CH3, और अगर इधर सेकेंड के साइड से करोगे मान लो, तो इधर OH आएगा और ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और इधर OH आएगा ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल से फिर दोबारा कीटोन बनेगा।
ठीक है। और वैसे ये कीटोन बना है तो इसका फिर से हो सकता है ऑक्सीडेशन, अरे कंडीशन वही ना, तो ये फिर से हो सकता है, ठीक है। तो उसका भी आप फर्दर, ये तो लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से करवा सकते हो। तो अगर बन गया कीटोन तो दोबारा उसका फिर से हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो एक्सट्रीम कंडीशन पे कीटोन का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। दूसरा मेथड हो गया। और क्या हो सकता है इसमें, थर्ड करते हैं हाइड्रोलिसिस। देखो क्या होता है, अगर RCN है, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो पता ही होता है RCOOH बनता है, ठीक है। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो ध्यान रखना है। तो देखो क्या होता है, अगर आपके पास RCN है, ठीक है, तो सब आपको पता होगा इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड वीक होता है, तुरंत टूट जाता है। तो आप जब इसका हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करते हो, पहले मैं दोनों पाई बॉन्ड तोड़ो, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड, तो इधर 2 OH, इधर माइनस था, मतलब इधर प्लस था एक्चुअल में, इधर माइनस था, उधर 2 OH, इधर 2 H, और 2 OH आएंगे, वाटर बाहर निकाल देना, तो देखो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। तो एक्चुअल में बीच में इसमें बनता है RCO NH2, और मैंने लास्ट लेक्चर में देखो ये बताया NH2 इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो इससे एसिड बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बीच में इसमें अमाइड बनता है। तो देखो मुझे बताना है, और इसका फिर से अगर आप हाइड्रोलिसिस मतलब पानी में डाल के रखोगे तो धीरे धीरे, मतलब अगर आप डाल के रखोगे भाई वाटर में, तो भाई धीरे धीरे वो अटैक करके धीरे धीरे कर देगा, स्लो स्लो होगा पर हो जाता है फाइनली। तो देखो मुझे बोलना सिर्फ यहाँ पे ये है कि जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बीच में अमाइड भी बनता है, ठीक है, फिर बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपको बोला है कि CN का हाइड्रोलिसिस करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, अगर बोला CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये भी वर्ड आता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो अमाइड बनाना है, मतलब पहले ये बनता है और ये भी ठीक ठाक स्टेप है, लेक्चर में यहीं पर रुक जाता है ये, इसके आगे करवाना इवन डिफिकल्ट होता है, पर अगर वाटर है सॉल्वेंट है धीरे धीरे कर भी देगा वो, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन साइनाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस इनिशियली वी गेट अमाइड, व्हेन साइनाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस इनिशियली वी गेट अमाइड विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो इट मीन्स दैट साइनाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड and when cyanide undergo partial hydrolysis it form amide। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो अमाइड बनता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अमाइड बनता है, पहले अमाइड बनता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, इस बात को बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होगा तीसरा मेथड। और फिर कुछ करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX की रिएक्शन CO2 के साथ, अरे सब करवाया है, तो क्या बनेगा R, मतलब ये C पे अटैक होगा, तो RCOOH हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये भी हो गया फोर्थ। इसके अलावा फिफ्थ लिखो बेंजोइक एसिड। अगर आपके पास कार्बन चेन, मतलब बेंजीन के बाद अगर कोई भी कार्बन चेन है, ठीक है, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, मतलब KMnO4 एसिडिक मीडियम में, या फिर इसमें वही K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, या फिर इवन ऐसा भी लिख के आ सकता है हॉट KMnO4, मीडियम बेसिक भी हो सकता है, पर हॉट होना जरूरी है, हॉट नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। अगर बेसिक मीडियम है तो हॉट, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसमें लिखो एल्काइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन
in the presence of strong oxidizing agent always converted into carboxylic acid, that is benzoic acid. ठीक है, इसमें नीचे लिखो, in this reaction benzylic carbon, मतलब बेंजीन के बाहर वाला, in this reaction benzylic carbon must have at least one hydrogen. In this reaction benzylic carbon must have at least one hydrogen. ये ध्यान रखना है कि कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें कुछ भी लगाओ उससे मतलब नहीं है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी ले लो। प्रोडक्ट विल बी द सेम। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तैयार रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और इसमें नीचे लिख लो कि एट वेरी हाई टेम्परेचर इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिंग डिकम्पोजेस। तो उसमें बेंजीन रिंग ही टूट जाएगी, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड है, तो फिर वही टूटने लगता है। ठीक है, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे बेंजीन रिंग ही टूट जाएगी। तो ये KMnO4 हो गया। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, जिसमें नीचे लिख लो अदर मेथड, फटाफट लिख लेते हैं। अगर आपके पास एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड को अगर आप पानी में डाल दो तब इससे 2 टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया आपको इसके सारे रिएक्शंस पहले से पता है। अगर आपके पास एसिड हैलाइड जैसे एसिड क्लोराइड है, इसको अगर आप वाटर में डाल दो, ठीक है, स्लाइटली बेसिक मीडियम ले लो, अच्छा रहेगा, तो बन जाएगा RCOOH। ठीक है, अगर आपके पास अगर ईस्टर है, तो देखो ईस्टर में पहले आप क्या करो, बेसिक मीडियम लो, फिर उसमें H+ से पास करो, इसको R1। बेसिक मीडियम में क्या बनता है, RCOO- और R-OH, इसको H+ से पास करो तो RCOOH। ठीक है, ये रिएक्शन होगा। या कई बार बुक में आजकल ऐसे भी दे देते हैं, प्लस एल्कोहल तो रहेगा, एल्कोहल कहाँ जाएगा, तो इवन अगर आप H3O+ लोगे तो बना सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी केस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके डेरिवेटिव से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। तो हम लोगों ने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब प्रिपरेशन पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कर लेते हैं। तो नीचे लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता क्या है कि वही ये ग्रुप है RCOOH, तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मतलब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन मतलब क्योंकि ये जो ग्रुप होता है एक्चुअल में देखो होता क्या है कि जैसे लोन पेयर है तो रेजोनेंस में जा सकता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पता होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अच्छा रहेगा। जब रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो इसमें नीचे लिखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी हाई। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वाटर में तो बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, सो कार्बोक्सिलिक एसिड आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो वो वाटर में बहुत आराम से सॉल्युबल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका मास डबल हो जाता है इन बेंजीन या फिर किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और जबकि उसका मास 1 से डिक्रीज कर जाता है इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर। तो उसका रीजन पूछते हैं वह है। तो इसमें लिख लो, क्वेश्चन लिखो, नीचे नोट करके लिखो, मैं समझाता हूँ, नोट करके लिखो
mass of carboxylic acid becomes double due to formation of dimer in non-polar solvent like benzene। फिर इसमें वही फुल स्टॉप, फिर आगे लिखो मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीजेस बाय 1, एक से डिक्रीजेस बाय 1 in case of polar solvent like water due to loss of H plus ion, या फिर लिख लो लॉस ऑफ प्रोटॉन। H प्लस आयन को तो प्रोटॉन बोलते हैं। देखो होता क्या है, अगर आपके पास एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट तो कुछ करता ही नहीं, वो तो कुछ करेगा ही नहीं, तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है, आपस में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डाइमर बना लेते हैं, और इसकी वजह से इनका मास डबल अपीयर होता है, जैसे कि आपको डबल दिखाई देगा, ऐसा होता ही है। जैसे कि बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड का मास शायद 122 होता, आप निकाले ना, तो वो आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसका मास 244 अपीयर होता है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर इसका मास क्या होगा, डबल अपीयर होता है। और पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा कि अब पता है ना एसिड है तो भाई H का लॉस करेगा, तो वाटर तो प्रेजेंट है ही लेने के लिए, तो वो क्या होगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होकर बन जाता है RCOO- और H3O+, तो इसका मास देखो 1 से डिक्रीज कर गया। तो याद रखना पोलर सॉल्वेंट के केस में जैसे अल्कोहल लोग है, तो अल्कोहल तो इससे भी कम एसिडिक है, मतलब वो बेस, एसिड बेस तो रिलेटिव होता है, ये एसिड है तो बेस होगा, तो अल्कोहल तो इससे बेटर बेस है, मतलब पुअर एसिड मतलब बेटर बेस, तो और आराम से चले लेगा वो, तो वो क्या होगा, H का लॉस करेगा। तो पोलर सॉल्वेंट में इसका मास 1 से डिक्रीज कर जाता है, H का लॉस करता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसका मास क्या होता है, डबल अपीयर होता है। ठीक है ये, और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसलिए सारे कार्बोक्सिलिक एसिड लिक्विड है, लोअर वाले लिक्विड और हायर वाले सॉलिड होते हैं। ठीक है, कोई भी गैस नहीं होता इसमें। तो ये तो चलो इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, अब हम लोग इनमें आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नीचे लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वही आपको पता ही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इनकी एसिडिटी के बारे में जैसे ऑर्डर क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही डिटेल में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवाया हुआ है। जीओसी में तो आपको पता ही है कि आपको एक्सरसाइज ही थी, इवन 5 एक्सरसाइज थे उसमें एसिडिक और बेसिक ऑर्डर पे जीओसी में, तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको जीओसी में कवर किया हुआ है। तो हम लोगों को इसको एसिडिक ऑर्डर को करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बता रखा है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H को निकाल लेकर रेजोनेंस करता है, और ऑलरेडी पीएच के बारे में आने के इक्विलिब्रियम बहुत डिटेल में किया, तो जरूरत ही नहीं एक्चुअल में। तो इसकी एसिडिटी में हम लोगों को सब कुछ पता है कि एसिडिक ऑर्डर हम लोग नहीं लिख रहे हैं, मतलब एसिडिक ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं, तो एसिडिक ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सब बता रखा है। तो हम लोग रिएक्शंस को करते हैं, तो पहले कुछ एसिडिक हाइड्रोजन पे रिएक्शंस को कर लेते हैं। तो इसमें नीचे लिखो रिएक्शन बेस्ड ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी होता है उस पर कुछ रिएक्शंस को करते हैं। रिएक्शंस को सीधा कर रहे हैं, तो देखो पहला आपको पता है कि अगर आप कभी भी किसी एसिड की रिएक्शन किसी अच्छे मेटल के साथ करते हो, मतलब कोई भी रिएक्टर, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। एनी मेटल में ध्यान रखना है कॉपर, अरे वो जो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो 5 मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और मरकरी नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी ले लो। जैसे सोडियम ले लोगे तब तो समझ लो एक्सप्लोजन भी हो सकता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। वाटर के साथ तो इतना फास्ट रिएक्शन करता है, ये तो एसिड है, तो समझ लो कितना फास्ट, मतलब एक्सप्लोजन तक भी हो सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। तो इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ RCOONA प्लस हाफ H2 गैस। ठीक है, कोई भी ले सकते हो मेटल, जैसे आप चाहो तो मतलब एक्सप्लोजन नहीं चाह रहे तो भाई थोड़ा सा कम रिएक्टिव ले लो, जिंक ले लो। जिंक सबसे अच्छा मेटल है, बहुत रिएक्टिव भी नहीं होता और लेस रिएक्टिव भी नहीं होता, मॉडरेट होता है, आराम से रिएक्शन कर लेता है, और प्लस H2 गैस को रिलीज कर दो। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करते हो तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करोगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। इसमें सेकंड लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ एनी बेस दैट इज एल्कली बोलते हैं ना उसको, इट फॉर सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
इट फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन मान लो NaBH के साथ करते हो तो RCOONA प्लस H2, ये सब एक्चुअल में सब आपको पता है, इसमें कुछ है नहीं बताने लायक, पर लिख लो भाई, नहीं तो फिर मतलब ऐसा फीलिंग नहीं आता ना कि चैप्टर में कुछ किया है कुछ खत्म हो गया, सब पता है, पर साइकोलॉजिकली लिख लो सब, वैसे आपको पता ही है। जैसे मान लो CaOH ट्वाइस, तो नहीं तो फीलिंग नहीं आती ना कि चैप्टर खत्म हो गया। वैसे ये आपको वैसे पता है COO ट्वाइस और कैल्शियम और वाटर, ठीक है। तो ऐसे कोई भी बेस लेके कर सकते हो रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके साथ रिएक्शन। इसके अलावा एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं ये दो तो चलो ठीक था, ये दोनों तो सिंपल था, एक थोड़ा सा इसमें बेटर रिएक्शन करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक एसिड का सॉल्ट होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को बाहर निकालता है, खुद का सॉल्ट बनाता है। याद करो मैंने ये बताया था ये, ठीक है। तो नहीं पता है जिन लोगों को, उनके लिए मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसको लिखो। तो लिखो strong acid when react with salt of weak acid, then weak acid is released and strong acid form the salt, ठीक है। तो देखो यहां पे रिएक्शन में सॉल्ट है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, एक एसिड है, इसकी रिएक्शन एक सॉल्ट वन के साथ, मतलब सॉल्ट के साथ किया, तो एक दूसरा सॉल्ट बनेगा और साथ में एक एसिड रिलीज हो जाएगा। इस पूरे रिएक्शन में एक ही कॉन्सेप्ट पे रिएक्शन आपके पास होगा कि ये जो रिएक्शन एक्चुअल में हो रहा है, ये रिएक्शन एक्चुअल में कॉल आ गया तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो देखो एसिड प्लस सॉल्ट से क्या होगा, मतलब एक एसिड की रिएक्शन अगर आप सॉल्ट के साथ करोगे तो दोबारा एक सॉल्ट बनेगा और एसिड बनेगा। ये जो रिएक्शन करवाते हैं इसमें एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा रिएक्शन है, वो ये कि जो एसिड जो वन होगा, एक्चुअल में जो एसिड जो वन होगा उसका एसिडिटी एसिड 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो रिएक्शन हम लोग जो करवाते हैं एक्चुअल में इसमें एक ही लॉजिक पे पूरा रिएक्शन चलता है कि ये जो एसिड जो है उसकी एसिडिटी इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होता है, एसिड की रिएक्शन सॉल्ट से करोगे, दोबारा सॉल्ट बनेगा, एसिड बनेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो अगर आपके पास एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन अगर आप बाइकार्बोनेट के साथ करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सो क्या होगा, इससे बनेगा आपके पास, मतलब क्या बनेगा, वही एसिटिक एसिड का सॉल्ट, और वो वीक वाले को बाहर निकाल देगा, डेट इज H2CO3। कार्बोनिक एसिड इज वीकर देन द कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो इसमें देखो रूल क्या है, जो स्ट्रांग वाला है, अरे आपको पता था ना कि इस दुनिया में भी किसकी चलती, जो पावरफुल है, तो स्ट्रांग वाला क्या होगा, वीक वाले को बाहर निकालेगा, बोलेगा निकल, उसको बाहर निकालेगा और खुद का एक्चुअल में सॉल्ट बनेगा, इसका तो सॉल्ट बनेगा, तो खुद का सॉल्ट बनाएगा। तो स्ट्रांग वाला वीक वाले को धक्के मार के बाहर निकाल देता है और खुद का सॉल्ट बनाता है, ठीक है। आप इसको समझ सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, इसने इसको बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में एक ही लॉजिक पे पूरा रिएक्शन है, वो एसिड स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो अगर एसिटिक एसिड है और अगर आप इसकी रिएक्शन NaCl से कराओ तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, वो वीक एसिड, HCl बोलेगा अरे इसकी इतनी औकात, मुझे बाहर निकाल दे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को बाहर निकाल सकता, वीक वाले कितनी औकात नहीं कि स्ट्रॉन्ग वाले को बाहर निकाल दे, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या हो सकता है। जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, इसको बाहर कर दिया, जैसे मान लो कि फिनॉल है, सपोज करो, जैसे PHONA, तो इससे बन जाएगा CH3COONA, तो आपके पास प्लस फिनॉल बाहर। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे रिएक्शन में एक ही लॉजिक वर्क करता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस द वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। लिखना चाहो लिख लो, ये रोल होता है, मतलब ये भी बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड विल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस द वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके ही सॉल्ट से बाहर निकाल देता है। तो ये आपका इसमें चलता है एसिड और सॉल्ट का रिएक्शन पे, ठीक है। तो ये तो चलो हम लोगों ने समझा एसिडिटी के बारे में एक्चुअल में। तो हम लोग इसके कुछ अलग से रिएक्शन भी करते हैं। तो अलग से रिएक्शन में देखो है क्या एक्चुअल में, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें नीचे लिखो
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी एसिडिक हाइड्रोजन पे तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझते हैं। तो अगर आप इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करते हो तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, तो क्या बनेगा आर सी डबल बॉन्ड और ये न्यूक्लियोफाइल प्लस जी बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन में क्या है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे ये रिएक्शन आपका वर्क करेगा एक्चुअल में, और एक ही कॉन्सेप्ट पे रिएक्शन वर्क करता है कि ये जो मॉलिक्यूल एक्चुअल में ये आपका बनेगा और इसमें साथ में जी क्या होगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगा कि अटैक करना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और निकलने वाला वीक होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट पे पूरा रिएक्शन कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ढेर सारे रिएक्शंस करेंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं, अगर आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करते हो, ठीक है, तो इसमें भी कुछ कुछ वैसा कॉन्सेप्ट है। तो इससे बनेगा RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, प्लस POCl, तेरे वो सब नहीं लिख रहा है, बस मैं इन्होंने प्रोडक्ट पे आऊँ। अगर आप इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ भी करते हो तो बनता है RC डबल बॉन्ड OCl। अगर आप इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करते हो तो बनता है RC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, बेस्ट रिएक्शन नीचे वाला होता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हो गए, जैसे अल्कोहल के लिए कर रहे थे वैसे ये। ठीक है, तो वैसे ही रिएक्शन आपके पास हो गए। इसकी रिएक्शन अगर आप सपोज अगर आपने इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ किया, ठीक है, तो अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन किया है तो फिर क्या होगा, आपको इसको थोड़ा हीट भी करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो ये अटैक करेगा, धीरे धीरे बाहर निकाल देगा, तो क्या बनता है RC डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, प्लस वाटर बाहर। अमोनिया बेटा न्यूक्लियोफाइल है, वाटर को बाहर कर देगा। थोड़ा सा हीट करने की जरूरत पड़ती है। रिएक्शन नॉर्मली ये आपका 150 डिग्री से 200 डिग्री के आसपास होता है, मतलब थोड़ा सा हीट करने की जरूरत पड़ेगी इसको। अरे वाटर निकालना है, डिहाइड्रेशन करना है, तो ये थोड़ा मतलब हीट करना पड़ता है। तो मतलब याद रखना है। वैसे देखो, वैसे अगर आप मतलब आप इस रिएक्शन में जाओगे तो ये अमोनिया बेस से वैसे ही एसिड है, तो पहले इंस्टेंट में तो इसमें जो मॉलिक्यूल मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है, पहले इसमें एसिड बेस रिएक्शन होगा। अरे भाई एसिड बेस पहले प्रेफर करेंगे तो बनता है क्या, RC डबल बॉन्ड O पे माइनस और NH4 पॉजिटिव। एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल बन जाता है तुरंत, इसको एक्चुअल में हीट करना पड़ता है करीब करीब 150 डिग्री से 200 डिग्री के आसपास। जब इसको हीट करोगे तब उस केस में क्या बनता है, RCONH2 और प्लस वाटर बाहर, तो डिहाइड्रेशन होता है। मतलब कि इसका रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करोगे तो पहले यही बनेगा, कुछ नहीं बोला तो एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपने इसको हीट कर दिया तो वाटर बाहर और अमाइड, ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाता है। तो थोड़ा सा हीट करने की इसमें जरूरत पड़ता है, अदरवाइज वो फिर सॉल्ट बन जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि सॉल्ट को हीट करने पे क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है। अब देखो होता है एक्चुअल में क्या है कि जैसे आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर एक सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और आप चाहते हो कि इसका एनहाइड्राइड बन जाए, मान लो आप इसका एनहाइड्राइड बनाना चाहते हो, तो वैसे केस में कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट में एक के नाम है P2O5, याद रखना P2O5, या फिर Al2O3, ये दोनों बहुत अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वाटर निकाल लेंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होता है, एनहाइड्रेट बनाने में मतलब हेल्प करते हैं। तो इन दोनों के प्रेजेंस में क्या होगा, एनहाइड्रेट बनेगा और वाटर बाहर। ठीक है, तो ये एक अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो फिर वाटर बाहर हो जाएगा और आपके पास ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो ये रिएक्शन तो समझ में आ ही रहा होगा ये। इसके अलावा आपके पास और भी कई चीज़ें हो सकती है, जैसे चलो मैं इसको पहले अलग से ही कर देता हूँ। जैसे ये तो चलो हो गया, इसमें एक बार और आती है स्टीरिफिकेशन। स्टीरिफिकेशन भाई इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक एसिड चल रहा है या अल्कोहल चल रहा है, स्टीरिफिकेशन कहाँ से पीछा छोड़ेगा। तो फिर से इसमें आते हैं स्टीरिफिकेशन। देखो स्टीरिफिकेशन के बारे में मैंने अल्कोहल में थोड़ा बहुत बताया था, फिर से समझो। अगर R' ये OH है तो इसका OH और इसका H बाहर निकालना होता है। स्लाइटली एसिड मीडियम में रिएक्शन प्रेफर करते हैं, वैसे इक्विलिब्रियम होता है पर स्लाइटली एसिडिक मीडियम में फॉरवर्ड जाना प्रेफर करता है, और बनता है RC डबल बॉन्ड O फिर OR' और वाटर बाहर। ठीक है,
इसका मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। वैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर निकालना है तो इसका OH बाहर निकालना होता है। देखो इसमें है क्या है इसका मैकेनिज्म है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें मीडियम एसिडिक है, ठीक है। तो आपको पता होता है टूटने में यहाँ पे प्लस या माइनस, तो मैंने कई बार बोला कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ होता है जब करवाते हैं। तो क्या होता है आपके पास फिर RC और यहाँ पे वो OH, यहाँ प्लस आ जाता है और ये OH रहता है, एक्चुअल में ये होता है। और फिर इसमें फिर क्या होता है, जो एल्कोहल जो है ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे इस पर अटैक करता है, एक्चुअल में ये न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक है इसमें, और ये इधर चला जाता है तो क्या बनता है R, फिर आपके पास ये होता है ORH और यहाँ पॉजिटिव, फिर ये OH और फिर ये OH, ऐसा होता है एक्चुअल में, ठीक है। और इसमें फिर बाद में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और ये फिर इसको अटैक कर देता है, मतलब, और अल्टीमेटली समझ में आपको आ ही रहा होगा, ये अटैक कर दोगे तो वाटर बाहर निकल जाता है, तो फाइनली बन जाता है R, ये वाला बचेगा तो C डबल बॉन्ड O, फिर OR बचेगा और वाटर बाहर निकलेगा, तो ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। फाइनली ये बाहर निकल जाता है, तो इसलिए याद रखना है कि जो बाहर निकलता है उसमें इसका OH और इसका H है, अरे इसका क्योंकि H देखो ट्रांसफर हो गया ना ये, तो ये बाहर निकलता है, तो याद रखना है कि इसका H इसका OH बाहर निकलता है, ये स्टेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, जो आपको बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करता है, ये इस बात को ध्यान रखना है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके पास हो गया स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसके अलावा इसमें और भी कुछ रिएक्शंस है, जैसे एक आपके पास है हुन्स, ये सब बताया था, हुन्स डेकर रिएक्शन, इसके बारे में आपको डिटेल में आपका एल्किल और एराइल हैलाइड में बता रखा है। तो देखो क्या होता है, अगर आपके पास RCOOAg है, इसकी रिएक्शन हेलोजेंस के साथ कर तो इसमें Br2 या Cl2 प्रीफर होता है, आयोडीन भी ले सकते हैं पर फ्लोरीन नहीं लेना, आयोडीन में भी बहुत अच्छा यील्ड नहीं होता, ब्रोमीन और क्लोरीन प्रीफर करते हैं, आयोडीन में भी करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इससे बनता है, क्योंकि इसमें बनता है R मतलब I बनता है प्लस CO2 गैस इसमें रिलीज हो जाता है इसमें, और प्लस बनता है AgX, क्योंकि आयोडीन के केस में बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, तो इसलिए आयोडीन को इतना प्रेफर नहीं करते, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हमारा रिएक्शन होता है RCOOAg प्लस X2, सो दिस विल फॉर्म RX एंड CO2 गैस प्लस AgX, ठीक है। ये आपका बनेगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा आपका ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये रिएक्शन होता है आपके पास, ठीक है। ये इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इसमें मतलब R रेडिकल जो होता है, बीच में X रेडिकल बनता है, उससे RX बनता है, और इसका मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी एल्किल हैलाइड में बताया हुआ है, तो मैं रिवीजन के फॉर्म में बता देता हूँ कि इसमें ये फ्री रेडिकल बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसमें नीचे लिख लो ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये एक बार पूछा जा चुका है कि हुन्स डेकर रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म, यही क्वेश्चन था। तो इसमें नीचे लिखो कि लिखो इन हुन्स डेकर रिएक्शन, इन, और डिटेल में जाना है एल्किल और एराइल हैलाइड में जाओ, ये ऑलरेडी करवाए हुए रिएक्शन है। इन हुन्स डेकर रिएक्शन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें फ्री रेडिकल क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है, इन हुन्स डेकर रिएक्शन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जो होता है वो बनता है आपका, ठीक है। ये इसके अलावा इसमें एक रिएक्शन और आते हैं, इसमें एक नाम है HVZ रिएक्शन। HVZ का मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन है। देखो इसमें है क्या, जो भी आपने किया कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये समझ लो उसका ये पहला नया रिएक्शन है जो आपको नहीं पता, बाकी तो सभी पता थे। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अल्फा पे क्या है, आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा पे हाइड्रोजन है। अगर आप इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करते इन द प्रेजेंस ऑफ रेड पी मतलब आपका ये समझ लो कि बहुत कम रिएक्टिव फॉस्फोरस रेड पी लेना है, ठीक है। रेड पी मतलब स्मॉल अमाउंट, ये कैटलिस्ट है ये, तो क्या बनेगा, इसमें बनता है RCH Cl और COOH। वैसे इस केस में अगर दो अल्फा हाइड्रोजन है तो दोनों बाहर निकल जाएगा और बनेगा, दोनों के जगह Cl आ जाएगा, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन आपको रिप्लेस होता है इसमें, ठीक है। इसमें मैकेनिज्म आपका थोड़ा सा वो कार्बोनाइन मैकेनिज्म है, मतलब तो वो उसको स्टेबलाइज करता है, बस ये ध्यान रखना कि दोनों मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब चीज़ों का, ठीक है। इसमें नीचे लिखो कि लिखो
carboxylic acid with alpha hydrogen when react with chlorine in the presence of red P, it form अल्फा हेलो, अरे अल्फा पे आ गया ना, अल्फा हेलो हेलोजन, अल्फा या क्लोरो लिख लो, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड एज द प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों दे सकते हैं, वैसे क्लोरीन ज्यादा प्रेफर होता है। इसमें नीचे लिखो कि दिस रिएक्शन इज गिवन बाय बोथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फिर इसमें नीचे लिखो इफ मोर देन वन अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट देन ऑल अल्फा हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। ठीक है, सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हो। इसमें फिर से एक नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसमें लिखो रेड फॉस्फोरस इज टेकन बिकॉज दिस इज लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव red phosphorus is taken because this is least reactive phosphorus and a small amount of phosphorus is taken। phosphorus का आपको बहुत कम अमाउंट लेना है। जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल आपको ऐसा है Cl2 और P भी लिख के आया या रेड P, कई बार सिर्फ P लिख के आता तब भी यही समझना है, Cl2 अलग से दिया तो यही। तो देखो नॉर्मली तो वैसे आप यही कराओगे, वैसे यही प्रोडक्ट लिखना होता है। अगर कुछ नहीं बोला तो एक ही बार करवाना है, पर अगर आपको ऐसा लिख के आ गया Cl2 और ये एक्सेस, वैसे तो ये बार बार होता रहेगा। सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है, तो इसमें क्या होगा CCl3 COOH। ठीक है, अगर इसकी जगह आपके पास मान लो ये मॉलिक्यूल है और आपने इसका रिएक्शन कराया Cl2 और P, ऐसा भी लिख के आ गया, तो वैसे केस में आपको एक ही बार वैसे करवाना होता है यह, और अगर एक्सेस में बोला है तो 2 बार करवा देना। ठीक है, एक्सेस में होगा तो 2 बार करवा देना। ये रिएक्शन ब्रोमीन भी दे सकता है, पर बहुत अच्छा यील्ड तो नहीं होता, पर ब्रोमीन भी दे सकता है। तो अगर ऐसा मान लो लिख के आ गया तब क्या होगा COOH और ब्रोमीन, अरे अल्फा तो यही होगा ना ये, तो इसका ये प्रोडक्ट आएगा आपके पास COOH ब्रोमीन। तो अब देखो ये आपका हो गया HVZ रिएक्शन। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसमें एक आपके पास है सोडा लाइम, वो ऑलरेडी बता ही रखा है, मतलब 2 रिएक्शन वो है जो एल्किन बनाने के थे, दोनों आपको पता है, तो लिख लो फिर आपका रिएक्शन विद सोडा लाइम। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन NaOH के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, हीट इसको करना पड़ता है, थोड़ा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, 500-600 डिग्री, मतलब स्ट्रॉन्ग हीट, इसमें स्ट्रॉन्ग हीट की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में बनता है RH और प्लस CO2 गैस बाहर। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो कि ये सोडा और ये लाइम, सोडा लाइम, तो इसमें लिखो इन दिस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज रिक्वायर्ड, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन इन दिस CO2 गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि आपको ये लिखा है या फिर आपको लिखा RCOONA, बात एक ही है। और एक्चुअल में तो पहले में दोनों में एसिड बेस रिएक्शन ही होता है और यही मॉलिक्यूल बनता है, फिर स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो ये बन जाएगा। तो ठीक, ये रिएक्शन आपके पास होता है एक्चुअल में। ठीक, यही रिएक्शन होता है, वैसे लिखना चाहो तो उसमें साथ में कंबाइन करके मतलब आपका CO2 गैस रिलीज हो जाता है। पर अगर आप एक्चुअल में देखो, मतलब मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है, देखो ये बनता है, मैं आपको डिटेल में लिख देता हूँ, RCOOH प्लस NaOH और प्लस CaO, और अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करो तो देखो ये बनता है, देखो आपके पास बनेगा RH बनेगा और CaCO3 बनेगा, मतलब Ca और CO3, ये मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, ये रिएक्शन होता है। फिर आप बोलोगे सर Na का क्या हुआ, Na कुछ नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब Na का, ठीक है, वो आपको कुछ नहीं करता। तो ये एक्चुअल में इसमें CaCO3 बनता है। ठीक है, ऐसा आपके पास होता है ये। ठीक है, मैं आपको मतलब यही रिएक्शन होता है, CO2 लिख दो या फिर CaCO3 लिख दो, ये आपका रिएक्शन होता है, मतलब अल्टीमेटली ये बनाना होता है इसमें। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो। देखो इसमें होता क्या, पहले तो दोनों में एसिड बेस रिएक्शन होता है, उससे बनता है RCOONA, और जब इसके CO के साथ इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब इसको स्ट्रॉन्ग, इसको ध्यान से देखना क्या होता है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग हीट करने में बनता है R- और Na+,
एक्चुअल में, और प्लस CaCO3, देखो ये बनेगा। और ये मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर से कंबाइन होकर ये RH बनाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये होता है। इसमें जो H है, ध्यान रखना, सॉल्वेंट से आता है, फ्रॉम सॉल्वेंट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है, जो शायद मैंने पहले नहीं बताया होगा एल्केन में। इसका H सॉल्वेंट से आता है। देखने में तो यही होगा कि CO2 उड़ाते, पर एक्चुअल में H सॉल्वेंट से आता है, पहली बात है। दूसरी बात, इसमें कार्बोनाइन बनता है। तो ये बात ध्यान रखना, अरे इसको स्ट्रॉन्ग हिट करोगे यही बनेगा। तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लो जो आपको शायद नहीं पता होगा, जो आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मैंने पहले नहीं बताएंगे, जरूरत नहीं होगी, तो इसमें नीचे लिखो, इन डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, H कम्स फ्रॉम सॉल्वेंट। ये H जो होगा, H कम्स फ्रॉम सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें नीचे लिखो, इसमें इन दिस रिएक्शन कार्बोनाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, so rate of reaction is determined by the stability of carbonyl। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। देखो, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन का देखो क्या होगा, SCOH, हाँ, इसका सोडा लाइम करा होगा तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगा CO2, पर ये सबसे फास्ट होगा, इससे स्लो ये होगा। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। तो ये बात ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी आ सकता है, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से चेक करना होता है। तो यहाँ पे तो वैसे C पे माइनस आएगा, अरे यहाँ पे मतलब बल्कि H पे माइनस आएगा। तो मतलब ये रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर होगा एक्चुअल में। इसके अलावा अगर आप मान लो कि कोई ग्रुप लगा दिए, जैसे कि विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे NO2, तब तो भाई बहुत फास्ट रिएक्शन, मजा ही आ जाएगा। फिर Cl में, क्योंकि ये निकलता है तो माइनस आ जाता है, तो रेट कम। CH3 CH2 COOH में रेट और कम। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा दिया, मान लो ये, और क्योंकि इसको निकलने में माइनस है तो ये बहुत ही कम, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा जब कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। ये डीकार्बोक्सिलेशन में ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली ये थी कि इसमें H जो है वो सॉल्वेंट से आता है। तो जैसे मान लो कि CH3 CH2 COOH, अगर आपको ऐसा लिख के आ गया NaOD और आपको ये लिख के आया, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें D लिखा है तो मतलब बोलना चाह रहे हैं कि सॉल्वेंट इज D2O। ये आपको समझ में आना चाहिए, सॉल्वेंट इज D2O। तो इसका आंसर है CH3 CH2D। या अगर आपको ऐसा लिख के आ गया, मान लो ऐसा भी लिख के NaOH और D2O, नहीं बोला है तो आपको इसमें अंडरस्टूड होना चाहिए। मान लो ऐसे D2O मेंशन करना चाह रहा है, वो बताना चाह रहे हैं कि भाई D2O लो, कि D2O सॉल्वेंट पे उसका फोकस है, तब भी वही बनाना CH3 CH2D, ठीक है, बताना चाह रही है। और अगर NaOD और H2O लिख के आया और देखो पहले समझो बातों को, H इसमें सॉल्वेंट से आता है, इसमें नहीं मेंशन किया तो कॉमन सेंस से बोलेंगे कि भाई इसमें सॉल्वेंट D2 है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया तो वही देखना। अब यहाँ पे सॉल्वेंट बोल रहा वाटर, तो फिर वाटर को लेना है H, तो इसमें बनेगा CH3 CH3, ये समझ में आना चाहिए। अब ऐसे समझो, अगर मान लो आपको ऐसा होता, जैसे अगर NaOH होता और CaO, तो कॉमन सेंस से तो आप वाटर ही समझते हो ना, जैसे कॉमन सेंस से वाटर, वैसे कॉमन सेंस यहाँ पे D। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर ऐसा केस आया तो वाटर से H आता है, ध्यान रखना, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये बातों को ध्यान रखना है। नॉर्मली आपको ऐसा ही लिख के आएगा NaOD, ठीक है, ये मॉलिक्यूल होगा। और ये मतलब कोई भी ये मॉलिक्यूल मतलब ये रिएक्शन दे सकता है। इवन जैसे आपके पास अगर मान लो कि बेंजीन है, मैं एक इरेज कर देता हूँ इधर से,
इसकी रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ करते हो CaO में स्ट्रॉन्ग हीट की जरूरत पड़ेगी, बेंजीन में कराना डिफिकल्ट होगा पर बन जाएगा। और अगर आप इसकी रिएक्शन मान लो तो ये इसका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें ये इसका आपका आंसर होगा इसमें। तो ये एक रिएक्शन था जो हम लोगों को एल्केन में आता था। इसके अलावा एल्केन में हम लोगों ने एक रिएक्शन और किया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, याद करो। तो वो आपके पास क्या था, वो कर लेते कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मैंने डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में हाइड्रोकार्बन में एल्केन में करवाया हुआ है। तो इसमें आपको क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप उसका क्या है सॉल्ट भी ले सकते हो एक्चुअल में। मुझे ये क्लास बंद करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लाइट में।